नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद के कबूतरों की। आज अगर शहर में बसने वालों का हैप्पीनेस इंडेक्स मालूम किया जाए तो पता चलेगा कि कबूतर सबसे ज्यादा खुश हैं। जी हां, वो परिंदे जो फिक्रे माश से बेपरवाह शहर की फिजाओं में आज़ादी से परवास कर रहे हैं। बल्कि कभी कभी तो लगता है कि कबूतर ही शहर के मालिकाना हुकूक रखते हैं। हम बात कर रहे हैं शहर हैदराबाद दक्कन की। आज शहर की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन कबूतरों की तादाद भी कुछ कम नहीं। शहर की हर तारीखी इमारत की मुंडेरों पर ये परिंदे आराम करते हुए मिल जाएंगे और बाकी कबूतर बरखी तारों पर नजर आ जाते हैं। चार मीनार, मक्का मस्जिद, पब्लिक गार्डन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, टैंक बंड, नेकलेस रोड, चौमहला पैलेस, मस्जिदें, मंदिरें और हर बड़ी तारीखी इमारत की छतों पर कबूतरों का कब्जा है। और बाकी दूसरी बड़ी और ऊंची इमारतें भी कबूतरों की निशानियों से अटी हुई हैं। ये सोचने वाली बात है कि शहर हैदराबाद में कबूतरों की इतनी बड़ी तादाद आखिर कैसे वजूद में आ गई, या फिर उनकी तादाद में इजाफा कैसे हो रहा है। इसका जवाब है बर्ड फीडिंग। जी हां, मुफ्त के दाने और गिजा के जरिए कबूतरों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। आज शहर में बर्ड फीडिंग एक हमदर्दाना इंसानी पहलू से आगे बढ़कर या फिर फैशन हो गया। एक और पहलू पर नहीं है, लेकिन ये नाकाफी है। आज भी सैकड़ों अफराद बेघर फुटपाथों, सड़कों, स्टेशनों और बंद दुकानों के सामने पड़े हुए मिल जाते हैं। कबूतरों को दाना देना काफी आसान है, जबकि अगर दाना ना भी दें तो भी ये अपनी गिजा खुद ही तलाश करने का हुनर जानते हैं। लेकिन बेघर और बूढ़े लोग खुद से कोई काम करने के काबिल नहीं होते और ना ही उन्हें कोई काम देता है। उन्हें सहारे की जरूरत होती है, उन्हें केयर की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे मजबूर लोगों की बनिस्बत शहर के बासी आजकल कबूतरों को दाना देने में ही ज्यादा खुश नजर आते हैं। यह बात भी जहन नशीन रहे कि कुदरती तौर पर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में या फिर एक शहर या टाउन में जितने परिंदे होने चाहिए उसकी एक शरह मुकर्रर है। यह कुदरती तौर पर मेंटेन होती रहती है। वैसे ही जैसे एक जंगल में हर जानवर की तादाद मुतय्यन होती है, शेर, भालू, हिरन, गाय, खरगोश और गिद्ध वगैरह, इसी तरह एक तवाजुन बरकरार रहता है। लेकिन बर्ड फीडिंग के जरिए होने वाले ह्यूमन इंटरफियरेंस वाले से शहर में कबूतरों की तादाद काफी बढ़ गई है और ये मतलूबा तादाद से आगे निकल गए हैं। इसके नतीजे में आए दिन शहर में ट्रांसफार्मर्स के हादसे, घरों की खिड़कियों में गंदगी, आलूदगी वगैरह के कई मसाइल पैदा होते हैं। ये दरअसल इंसानों के खुद के हासिल करदा नुकसानात है। फिर यह भी याद रहे कि बर्ड फीडिंग को किसी भी तरह एक साइंसी या काबिल तकलीद अमल करार नहीं दिया जाता। माहिरीन ने हर बार वार्निंग दी है कि इस तरह बर्ड फीडिंग के नतीजे में लोग परिंदों की गंदगी से पैदा होने वाले डस्ट से करीब हो जाते हैं, जो कि बाद में कैंसर का सबब भी बन सकती है। खास तौर पर बच्चों के साथ कबूतरों को दाना दिया जाता है, जो कि एक फोटो के लिए बेहतर हो सकता है लेकिन सेहत के लिए नुकसानदा। उम्मीद है कि लोग बर्ड फीडिंग के साथ साथ इंसानी हमदर्दी के जज्बे को बेघर अफराद के लिए भी इस्तेमाल करें। ऐसा भी नहीं कि कोई बेघर अफराद के लिए काम नहीं करते, लेकिन आज शहर में बेघर और गरीब अफराद को इतनी गिजा और तवज्जो नहीं मिलती जितनी आत्मनिर्भर कबूतरों को मिलती है। मरकजी हुकूमत और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे चली मीटिंग के बाद किसानों ने कहा कि हमने मरकज के सामने ज़रई कानूनों की वापसी की ही बात रखी। किसान कायद राकेश टिकैत बोले कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। इधर लगातार मीटिंगों में नतीजा ना निकलने पर वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है। पीर के रोज की मीटिंग में एमएसपी को कानूनी रूप देने के मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन पाई। हालांकि हुकूमत और किसान 8 जनवरी को दोबारा बातचीत करने पर राजी हो गए हैं। मीटिंग के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि अगले इजलास में हमारा मुद्दा एमएसपी और कानूनों की वापसी ही रहेगा।
इधर वजीर-ए-ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान चाहते हैं कि हुकूमत रास्ता निकाले और उन्हें एहतजाज खत्म करने का रास्ता मिले। हुकूमत पूरे मुल्क को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगी। कानून और एमएसपी के अहम मुद्दे हैं। किसानों से 8 दौर की बातचीत बेनतीजा रहने पर तोमर ने कहा कि ऐसे मामलों में बातचीत आगे बढ़ती है और फिर पीछे जाती है। बातचीत ठीक माहौल में हुई है और दोनों साइड्स जल्द इसका हल चाहते हैं। 8 तारीख को 2 बजे इजलास होगा और उसमें बातचीत आगे बढ़ेगी। जब हम तारीख तय करते हैं तो किसान तंजीमों की मंजूरी से ही तय करते हैं। ये नेचुरल है कि रास्ता निकालने के लिए दोनों हाथों से ही तालियां बजती हैं। पीर के रोज की मीटिंग के दौरान लंच में हुकूमत ने किसानों के लिए खाने का इंतजाम किया था, लेकिन किसानों ने हुकूमत का खाना खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लंगर का खाना ही खाया। किसानों की मीटिंग के दौरान करीब 200 लोगों का खाना लंगर से विज्ञान भवन पहुंचाया गया था। पिछली मीटिंग में भी किसानों ने लंगर का खाना ही खाया था। उस वक्त मरकजी वुज़रा ने भी किसानों के साथ ही लंच किया था। मीटिंग में एहतजाज के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, यानी खामोशी बनाई गई और उन्हें खिराज पेश किया गया। मीटिंग में हुकूमत ने किसानों से अलग अलग इश्यूज पर बातचीत करने को कहा, लेकिन किसानों ने एमएसपी को कानूनी दर्जा देने पर ही बातचीत की मांग की। किसान एहतजाज के तायद में पंजाब और हरियाणा में रिलायंस जियो के टावर और ऑफिसों में तोड़फोड़ हुई थी। रिलायंस ने पीर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इस पर अर्जी लगाई है। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸ਼ਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਜੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁੜ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। 7ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ। 6 ਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2, ਇੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਲੀ। ਇਹ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज फिर ज़राई क़वानीन को लेकर मोदी हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा कि बारिश और सर्दी के दौरान किसान सड़कों पर बैठे हैं और हुकूमत को उनकी कोई फिक्र नहीं। उन्होंने अपने ट्वीट में एक नज़्म के तौर पर लिखा, सर्दियों की शदीद बारिश में खैमे की टपकती छत के नीचे जो सुकड़ कर बैठे हैं वो निडर किसान अपने ही हैं, गैर नहीं। सरकारी बर्बरियत के मनाजिर में अब देखने के लिए कुछ नहीं बचा। इससे कबल राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और कहा था कि मोदी हुकूमत जो किसानों को एमएसपी की कानूनी जमानत फराहम करने से कासिर है, वो अपने सनतकार साथियों को अशियाए खुर्दनोश के गोदाम चलाने के लिए एक मुकर्ररा कीमत दे रही है। सरकारी मंडियां या तो बंद हो रही हैं या फिर अनाज नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों से बेपरवाही और सुटबुट वाले साथियों के साथ हमदर्दी क्यों? ज़राई कानूनों के खिलाफ चल रहे एहतजाज के बीच रिलायंस जियो के मोबाइल टावर टारगेट किए जा रहे हैं। इसमें रिलायंस और अदानी के प्रोडक्ट्स का अपोजिशन, उनकी मुखालिफत की जा रही है। नतीजतन पंजाब में रिलायंस जियो के 1500 से ज़ायद टावर तोड़े जा चुके हैं। इस पर अब कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही कंपनी ने रियासती हुकूमत से मामले को नोटिस में लेने की भी अपील की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड और रिलायंस से जुड़ी कोई भी दीगर कंपनी ना तो कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है और ना ही करवाती है और ना ही मुस्तकबिल में इस कारोबार में उतरने की कंपनी की कोई प्लानिंग है। कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए रिलायंस या रिलायंस की साथ की किसी भी कंपनी ने किसी भी तरीके से खेती से कोई भी ज़मीन हरियाणा या पंजाब में या मुल्क के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं खरीदी है। रिलायंस ने कहा कि मुस्तकबिल में भी ऐसा करने की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है। हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कारोबार में रिलायंस रिटेल एक सबसे बड़ी कंपनी है। ये मुल्क में दूसरी कंपनियों, प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलग अलग ब्रांड्स को
लोगों तक पहुंचाती है और बेचती है। ये किसानों से सीधे खरीद नहीं करती। किसानों से फायदा हासिल करने के लिए कंपनी ने कभी भी कोई खरीदो फरोख्त नहीं की और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और ना ही ऐसा कभी होगा। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का पेट भरने वाले किसान अन्नदाता हैं और उनका हम एहतराम करते हैं। रिलायंस ने कहा कि रिलायंस और उसके साथी जो किसान हैं उनको मजबूत उन्हें और तक़वियत पहुंचाने के लिए रिलायंस काम करेगी। इसलिए कंपनी और उसकी दीगर साथी जो हैं वो कड़ी मेहनत के साथ किसानों की जानिब से पैदा किए गए अनाज को लोगों में बेचते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट पर पेश आए हादसे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 24 हो गई है। इस जिमन में पुलिस ने नगर पालिका के इंजीनियर निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर सीपी सिंह और सुपरवाइजर आशीष समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि ठेकेदार अजय त्यागी और दीगर फरार चल रहे हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर एरज राजा के मुताबिक पुलिस ने मुख्तलिफ दफात में तीनों को गिरफ्तार किया है। काबिल जिक्र के इतवार को तेज बारिश की वजह से मुरादनगर में बमदा मार्ग पर वाक़ शमशान घाट के अहाते का लिंटर और दीवार मुनहदम हो गई थी। हादसे के वक्त शमशान घाट पर आखिरी रसूमात की अदायगी हो रही थी और इस दौरान वहां 40 से ज़्यादा लोग जमा थे जो उस मलबे के नीचे दब गए। हादसे में 24 अफराद की मौत हो गई और दीगर कई जख्मी हो गए। मरने वालों के लवाहिकीन ने गाजियाबाद के मुरादनगर में 2 मकामात की नाकाबंदी कर दी। अहले खाना ने एक मकाम पर 4 लाशें और दूसरे मकाम पर 3 लाशें रखकर मुजाहरा किया। मुजाहरे की वजह से हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। शमशान घाट हादसे में मरने वालों के लवाहिकीन का मुतालिबा है कि उन्हें 15 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और घर के एक रुकन को सरकारी मुलाजिमत भी दी जाए। ट्रैफिक जाम के बाद इंतजामिया के आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए और कुंबे के लोगों को राजी कराने की कोशिश करने लगे। इसके अलावा मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी। आदित्यनाथ, कोई आओ यहाँ हमारी मदद के लिए। हमारे बछड़े चले गए दरोगा से। अब हम जीना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सही रहे तो आप हमसे मिलने के लिए आइए सर। योगी आदित्यनाथ सर। ले लिया पहले। खुद होंगे हमसे मिलने के लिए आइए सर। आदित्यनाथ, कोई आओ यहाँ हमारी मदद के लिए। हमारे बछड़े चले गए दरोगा से। हाथी चले गए हमारे। मेरा रोबिन, मेरा प्रमोद, मेरा नितिन। अब हम कैसे जिएंगे ये बता दो। हमारे परिवार की मौत के जिम्मेदार सर आप खुद होंगे। हम जीने लायक इस कंडीशन में आप है नहीं। अब हम जीना नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सही रहे तो आप हमसे मिलने के लिए आइए सर। योगी आदित्यनाथ सर। भैया फिर तो साइन भी पढ़ना मत बचाना सब समझा। 20 साल हो गया मुझे सुनना रहा है। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर FIR पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें EO निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई। एक बार फिर हिंदुस्तानी यूजर्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डेटा की चोरी की खबरें आ रही हैं। साइबर सिक्योरिटी मामलों के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजहरिया ने दावा किया है कि मुल्क के करीब 100 मिलियन यानी 10 करोड़ क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स के डेटा डार्क वेब पर बेचे जा रहे हैं। डार्क वेब पर मौजूद ज़्यादातर डेटा बेंगलुरु में वाक़े डिजिटल पेमेंट्स गेटवे जस्ट पे के सर्वर से लीक हुआ है। बीते महीने राजशेखर ने मुल्क के 7 मिलियन यानी 70 लाख से ज़्यादा यूजर्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा लीक होने का दावा किया था।
रिसर्चर के मुताबिक ये डेटा डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। लीक डेटा में हिंदुस्तानी कार्ड होल्डर्स के नाम के साथ उनके मोबाइल नंबर्स, इनकम लेवल्स, ईमेल आईडीज, पैन नंबर्स और कार्ड के पहले और आखिरी 4 डिजिट की डिटेल शामिल है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। कंपनी ने इस बारे में बताया कि साइबर अटैक के दौरान किसी भी कार्ड के नंबर या फाइनेंशियल डिटेल से कोई समझौता नहीं हुआ। रिपोर्ट में 10 करोड़ यूजर्स के डेटा लीक होने की बात कही जा रही है, जबकि असली तादाद उससे काफी कम है। कंपनी के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि 18 अगस्त 2020 को उनके सर्वर तक रसाई की कोशिश का पता चला था, जिसे बीच में ही रोक दिया गया। इसे किसी कार्ड का नंबर, फाइनेंशियल लेन देन का डेटा लीक नहीं हुआ। कुछ गैर जो अनऑफिशियल नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा जो होता है और प्लान, टेक्स्ट, ईमेल था, फोन नंबर लीक हुए हैं, लेकिन उनकी तादाद 10 करोड़ से काफी कम है। इधर राजहरिया का दावा है कि डेटा डार्क वेब पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के जरिए एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम पर बेचा जा रहा था। इस डेटा के लिए हैकर भी टेलीग्राम के जरिए राब्ता कर रहे थे। जसपे यूजर्स के डेटा स्टोर करने में पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स PCI DSS का जो गाइडलाइंस है उस पर अमल करती है। अगर हैकर कार्ड फिंगरप्रिंट बनाने के लिए हैश एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो मास्टर कार्ड नंबर का भी उसको भी डिक्रिप्ट कर सकते हैं। इन हालत में सभी 10 करोड़ कार्ड होल्डर्स के अकाउंट को खतरा हो सकता है। कंपनी ने इस बात को माना कि हैकर की पहुंच जसपे के एक डेवलपर तक हो गई थी। जो डेटा लीक हुआ है वो सेंसिटिव नहीं माना जाता, सिर्फ कुछ फोन नंबर और ईमेल एड्रेसेस लीक हुए हैं। फिर भी कंपनी ने डेटा लीक होने के दिन ही अपने मर्चेंट पार्टनर को इत्तला दे दी थी। बीते महीने मुल्क के 7 मिलियन यानी 70 लाख से ज्यादा यूजर्स के क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा लीक हुआ था। राजशेखर राजा हरिया ने डार्क वेब पर गूगल ड्राइव लिंक को डिस्कवर किया था, जिसे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के नाम का टाइटल दिया गया था। यह गूगल ड्राइव लिंक के जरिए से डाउनलोड के लिए मुहैया था। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में अब तक कोरोना के 8,55,99,504 मामले सामने आ चुके हैं। 18,53,005 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 6,05,60,973 लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच ब्रिटेन में लेबर पार्टी के कायद कीर स्टार्मर ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन और दीगर कायदीन से अपील की है कि वो ब्रिटेन में सख्त पाबंदियां लगाएं। दुनिया के कई मुल्कों में वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ब्रिटेन ने एस्ट्राजेनिका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड आम लोगों को लगाना शुरू कर दिया है। ऑक्सफोर्ड के एक हॉस्पिटल में 82 साल के ब्रायन पिंकर को इसका पहला डोज दिया गया। ब्रायन डायलिसिस के मरीज हैं। ब्रिटेन में 82 साल के ब्रायन को एस्ट्राजेनिका वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। वहीं अमेरिका में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 2,99,000 नए मामले सामने आए। जब से कोरोना की शुरुआत हुई तब से अमेरिका में नए मामले आने का ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है। उधर कोरोना से जुड़ी एक फिक्र बढ़ाने वाली खबर चीन से आई है। वहां ऑटो पार्ट्स की पैकेजिंग के सैंपल पर वायरस मिलने की तस्दीक हुई है। एक कंपनी में वर्कर के पॉजिटिव मिलने के बाद कई शहरों में टेस्ट किए गए। इसमें कुछ स्टोर्स में सामान पर वायरस की तस्दीक हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की रफ्तार बतदरीज कम हो रही है और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार तकरीबन 16,000 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि इस वबा को शिकस्त देने वालों की शरह में इजाफे का सिलसिला जारी है। पीर को मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 16,504 नए केसेस सामने आए, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,40,40,000 को अबूर कर चुकी है। इससे कबल 29 दिसंबर को 16,432 केसेस रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 19,557 मरीजों की शिफायाबी से सेहतमंद मरीजों की मजमूई तादाद 99,46,000 और शरह 96.19% हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 3,267 से घटकर 2,43,000 रह गई है और एक्टिव केसेस का रेट 2.36% हो गया है। इसी अरसे में 214 मरीजों की हलाकत के साथ अमवात की मजमूई तादाद बढ़कर 1,49,649 और अमवात की शरह यानी फर्टिलिटी रेट अब भी 1.45% है।
बर्तानिया में पाए जाने वाले कोरोना वायरस कोविड-19 की नई किस्मों से 38 मुतासरा अफराद की तादाद अब तक हो गई है। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने पीर को इतला दी कि 10 लैब्स में 6 मजमूई 10 लैब्स में से 6 लैब्स में की गई जीनोम सीक्वेंसिंग से इन वायरस का पता चला। IGI न्यू दिल्ली में सबसे ज्यादा 11 मुतासिर अफराद की तस्दीक हुई है। इसके अलावा बेंगलुरु ने 10, NCDS नई दिल्ली ने 8, NIVP पुणे ने 5, CCMB हैदराबाद ने 3 और NCBG कल्याणी कलकत्ता ने 1 मुतासिरा की तस्दीक की है। इन 10 लैब्स में कोरोना पॉजिटिव इन्फेक्शन के नमूनों की जांच की जाती है, जिनमें से एक भी नमूना NCB बेंगलुरु, CDFD हैदराबाद, ILS भुवनेश्वर और NCS पुणे में कोरोना वायरस की नई किस्मों से मुतासिर नहीं पाया गया। वजारत ने कहा कि मुतालिका रियासतें इन तमाम मुतासिरा अफराद को अलग थलग कमरों में आइसोलेशन में रख रहे हैं। उनके राब्ते में आए अफराद को भी क्वारंटाइन कर दिया गया। बरतानिया से हिंदुस्तान आने वाले लवाहिकीन की ट्रेनिंग की जा रही है। तेलंगाना में कोविड-19 के 238 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,87,740 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1551 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 518 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद 2,81,083 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 5,106 है, जिनमें से 2,942 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 27,077 मायने किए गए, ताहम 525 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 70,18,000 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हुदूद में 60 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की खुराक कंपनियों की तब्दीली से गैर मुअस्सर हो सकती है और किसी भी शख्स को एक ही तरह की वैक्सीन की पूरी खुराक लेनी चाहिए, तभी यह मुअस्सर साबित होगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन नामी 2 टीकों को इतवार के रोज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियन ड्रग्स यानी DCGI के जरिए हंगामी इस्तेमाल के लिए मशरूत मंजूरी दी गई है। वजारत सेहत का कहना है कि जिसको भी वैक्सीन की पहली खुराक मौसूल हुई है, उसे दूसरी खुराक उसी कंपनी की लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कोरोना वैक्सीन दूसरे का मुतबादिल नहीं है। वजारत ने बताया कि वैक्सीन की पहली खुराक के 28 दिन बाद दूसरी खुराक लेनी होगी। दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्तों बाद उस शख्स के जिस्म में एंटीबॉडियों की काफ़ी मिकदार में तश्कील शुरू हो जाती है। वैक्सीन लेने के बाद हर शख्स को टीकाकारी सेंटर में कम से कम आधे घंटे आराम करना पड़ेगा, ताकि अगर वो वैक्सीन लेने के बाद कोई परेशानी महसूस करे तो वक्त पर उसका इलाज किया जा सके। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने पीर के रोज कहा कि हर शख्स को कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने के बाद टीकाकारी सेंटर में आराम करना कंपलसरी होगा। अगर कोई शख्स वैक्सीन लेने के बाद किसी भी साइड इफेक्ट का शिकार होता है तो उसे फौरी हुक्काम को मुताला करना चाहिए। टीकाकारी के बाद हल्का बुखार आना और इंजेक्शन की जगह पर दर्द होना मामूल की बात है। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी कि वो कोरोना वैक्सीन के मुज़िर असरात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयारी करें। वजारत सेहत ने यह भी कहा कि लोग कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड-19 की हिदायत पर अमल करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से 2 गज की दूरी रखें। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। इस पर अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि यह मंजूरी हड़बड़ी में दी गई है। वैक्सीन पर जारी सियासत के बीच भारत बायोटेक के MD कृष्णा एल्ला ने अपना पहलू रखा। एल्ला ने कहा कि वैक्सीन पर सियासत हो रही है, कुछ लोग हमारी वैक्सीन के बारे में सिर्फ गॉसिप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्ला ने कहा कि वो ये साफ करना चाहते हैं कि उनके खानदान का कोई भी फर्द किसी भी सियासी जमात से जुड़ा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास वैक्सीन बनाने का तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि
उनकी कंपनी सिर्फ हिंदुस्तान में क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर रही है, उन्होंने ब्रिटेन समेत 12 मुल्कों में क्लिनिकल ट्रायल किए हैं। वो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों में भी ट्रायल कर रहे हैं। हम सिर्फ हिंदुस्तानी कंपनी नहीं है, हम असल में ग्लोबल कंपनी है। 123 मुल्कों के लिए वैक्सीन अब तक इस कंपनी ने बनाई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने का तजुर्बा उनके पास बहुत पुराना है। 123 मुल्कों के लिए अब तक वैक्सीन बनाई गई, इस तरह का तजुर्बा रखने वाली उनकी कंपनी इकलौती है। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग कह रहे हैं कि उनके डेटा में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि लोगों को पेशेंस रखना चाहिए और इंटरनेट पर उन्होंने अपना डेटा के सिलसिले में जो आर्टिकल पब्लिश किए हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। We have done 1 million children have been volunteered in our clinical trial, which I'll touch upon a little bit. And WHO said our Taiba TCV with the first product in the world to come out. We have proven that India can innovate. India is not a copycat country. India can innovate. And we are the first conjugate vaccine we developed, and WHO said it's a breakthrough vaccine for typhoid control. It's very important because a lot of antibiotic resistance is happening globally, and this vaccine is a savior for that antibiotic resistance problem. And I think Gary also said it's going to save a lot of children in typhoid fever. And we have done human challenge studies right in Oxford. Nothing new that. And we are doing स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल अब 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों पर भी हो सकेगा। मरकजी हुकूमत ने इसके लिए भारत बायोटेक को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन फिलहाल तीसरे राउंड के ट्रायल फेज में है। पिछले राउंड में भी 12 साल से ज्यादा उम्र के कुछ बच्चों पर इसका यूज किया गया था और वैक्सीन पूरी तरह से सेफ मिली। मरकजी हुकूमत का कहना है कि जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। फिलहाल सिर्फ इमरजेंसी यानी जो कोरोना वॉरियर्स हैं और सेलेक्टिव जो एक पार्ट है उन्हीं को ये वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन कोवैक्सीन के इस ट्रायल के बाद अगर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो फ्यूचर में बच्चों का भी वैक्सीनेशन मुमकिन हो सकेगा। 3 जनवरी को ही DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दी थी। DCGI ने कहा कि फार्मा कंपनियों से कहा गया है कि तीसरे मरहले के ट्रायल पूरा कर रिपोर्ट सौंपें ताकि परमानेंट लाइसेंस पर फैसला हो सके। वादी कश्मीर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहरों गांव में मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं। जहां वादी का मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ फिजाई व जमीनी राब्ता पीर को दूसरे रोज भी मुनक़ता रहा। वहीं वादी के बेशतर इलाके अपने अपने जिले हेडक्वार्टरों से भी मुसलसिल मुनक़ता है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फबारी मुतवक्को है। वादी कश्मीर में पीर की सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मामूलाते ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में पीर के रोज़ 11 बजे तक कम से कम आधा फीट बर्फ जमी हुई थी, जिसके सबब ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल मुतासिर रही। श्रीनगर में अगरचे के मुताल्लिका महकमे की तरफ से सड़कों और गली कूचों से बर्फ हटाने के लिए काम जारी है, फिर भी लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुलमर्ग में कमोबेश 7 इंच ताज़ा बर्फ जमी हुई है, जबकि दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में करीब 1 फीट बर्फ जमा हुई है। दोनों सयाहती मुकामात पर सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। खाजीगुंडा में ये रिपोर्ट जब तक आई उस वक्त तक 9 इंच ताज़ा बर्फ जमा हो गई थी। वादी के बेशतर इलाकों का अपने अपने ज़िला हेडक्वार्टरों से मुसलसिल राब्ता टूट गया है। अगरचे के मैदानी इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन बालाई इलाकों में सड़कें बंद हैं और लोग घरों में ही महसूर हो गए हैं। इतवार से जारी बर्फबारी से वादी में बिजली का निज़ाम भी दरहम भरम हो गया है। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जनवरी से जारी तीसरे क्रिकेट टेस्ट में सिर्फ 25% नाजरीन ही स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने न्यू साउथ वेल्स में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के पेश नज़र ग्राउंड में शायकीन की तादाद कम करने का फैसला किया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO निक हैकली ने कहा कि न्यू साउथ वेल्स में आवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए हम जाए इनेकाद और NSW से बात कर रहे हैं कि वो हमारे अमले, खिलाड़ियों, ब्रॉडकास्टरों, मैच के अहदेदारों और शायकीन के लिए मुनासिब बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल पर कदम उठाएं, जिससे हम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर तीसरा टेस्ट मैच मुकम्मल सिक्योरिटी के साथ करा सकें। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।